तो जो कल 3 नोट पॉइंट हमने लिखवाए थे, इसमें पहला ये था कि आर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से वापस लौटती है। दूसरा नोट पॉइंट ये लिखवाया था आर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। और तीसरा पॉइंट ये था कि आर कोई किरण फोकस बिंदु से जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तीन नियम बताए थे, जिसमें पहला और तीसरा ये एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों। और ये तो सिंपल ही है कि वक्रता केंद्र से किरण जाती है तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाएगी। ये 3 नियम बताए थे। हमने कहा था कि ये तीनों एक तरीके से ब्रह्मास्त्र समझ लो कि ब्रह्मास्त्र हैं और तीनों नियम अच्छे से ध्यान है, पता है, तो 16 चित्र तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। ठीक। और कल हमने बताया था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ पढ़ा रहे थे। उसमें हमने बताया था कितनी स्थितियाँ होती हैं, 6 स्थितियाँ होती हैं। अब वस्तु कहाँ पर स्थित होगी वो सब बता दिया था। तो आज वही पढ़ने हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। हेडिंग है सर लिखी हुई, जिसकी हेडिंग नहीं है लिखी हुई हेडिंग लिखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। एक बार अभी हम फिर से समझा देंगे कि इसकी 6 स्थितियाँ कैसे करके आती हैं, आखिर 6 हेडिंग इसमें क्यों बनती हैं, एक बार फिर से बता देंगे। पहले ये हेडिंग नोट करो इसे। जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ हैं, ये स्थितियाँ 6 होंगी कि 6 तरीके से वस्तु को हम रखते हैं, उसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब वो 6 तरीके कौन कौन से हैं, कौन कौन से हेडिंग बनेगी वो समझ लो एक बार। जैसे मान लो एक ये कोई अवतल दर्पण है, ये कोई अवतल दर्पण है, ये हो गया ध्रुव P, इधर वक्रता केंद्र C, इन दोनों के ठीक मध्य में होता फोकस बिंदु F। और हमने कहा था कि यहाँ तक की ये मुख्य अक्ष होती है। सबसे पहले वस्तु हमेशा, एक चीज और हमने पहले ही बताई थी कि वस्तु हमेशा उल्टे हाथ की तरफ रखते हैं, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। अब इधर कहीं यार कोई वस्तु इस तरीके से रखी हुई है तो यहाँ तक की तो ये मुख्य अक्ष हो गई। और जैसे ही मुख्य अक्ष के बाहर निकलेंगे तो ये सब अनंत कहलाता है कि ये सब अनंत है। और वस्तु यहाँ पर भी रखी है तो ये भी अनंत है। इस मुख्य अक्ष के यहाँ पर भी और कोई वस्तु रखी है इससे थोड़ी सी बाहर तो भी वो अनंत कहलाएगी कि वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो सबसे पहले इधर की वस्तु स्थित होती थी तो पहली हमारी हेडिंग यही बन जाएगी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हमें बताना है कि वस्तु का किरण आरेख कैसा बनेगा, कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, या वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा या सीधा होगा, या प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ये सभी चीज़ें बतानी है। तो पहली हेडिंग हमारी अनंत वाली हो जाती है। इसके बाद इस वस्तु को देखो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ तक की तो ये सब अनंत ही है, तो ये सब अनंत वाली हेडिंग बनेगी। तो अब हम वस्तु को इस मुख्य अक्ष के ऊपर रख देंगे यहाँ पर। अब हेडिंग दूसरा, अब हमारी हेडिंग बदल जाएगी कि अब हेडिंग ये बन जाएगी, ये देखो मुख्य अक्ष है। अब दूसरी हेडिंग हमारी ये बन जाएगी कि जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो तो वस्तु का किरण आरेख क्या होगा, कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये दूसरी हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद इस वस्तु को हम थोड़ा आगे और बढ़ाएं तो यहाँ तक कि देखो आगे कौन सा पॉइंट मिलेगा, वक्रता केंद्र, यहाँ पर वस्तु स्थित हो जाएगी। तो हमसे तीसरी कंडीशन में ये पूछा जाएगा कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख, ये अवतल दर्पण ही तो है, कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो बताइए वस्तु का किरण आरेख क्या होगा, क्या वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो तीसरी हेडिंग ये हो गई। और एक चीज़ और, जो दूसरी हेडिंग अभी हमने बताई थी, वस्तु जब मुख्य अक्ष पर स्थित हो, इसे एक नाम से और भी पूछ लिया जाता है। तो इधर है अनंत, ये इधर अनंत हो गया, इधर वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। तो दूसरी हेडिंग ये भी बन सकती है कि जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो तो वस्तु का किरण आरेख बताइए। या हेडिंग ये भी बन सकती है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में स्थित हो। देखो इधर अनंत है, ये वक्रता केंद्र है,
तो इन दोनों के ठीक बीच में ही तो ये वस्तु स्थित है। तो या तो कह देंगे कि वस्तु जब मुख्य अक्ष पर स्थित हो, और ये नहीं कहा तो कहेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो वस्तु का किरणारेख समझाइए। इस तरीके से तो पहली हेडिंग हो जाएगी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, दूसरी जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो, या इसी को कह सकते हैं वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित हो। तीसरी हेडिंग जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। अब चौथी हेडिंग देखो कौन सी बनेगी। अब इस वस्तु को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो ये वस्तु यहाँ पर पहुँच जाएगी। यही हो जाएगी हमारी चौथी हेडिंग कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और इधर फोकस बिंदु F है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य स्थित हो तो हमें बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कि वस्तु से छोटा होगा, बड़ा होगा, या वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, ये सभी चीज़ें बतानी है। उसके बाद जब हम इस वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा ये फोकस बिंदु। अब वस्तु स्थित हो जाएगी फोकस बिंदु पर, तो हमारी पांचवी हेडिंग यही बन जाएगी कि जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो तो हमें बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उसके बाद इस वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे तो ये वस्तु यहाँ पर स्थित हो जाएगी, और यही हमारी हो जाएगी छठी हेडिंग कि कौन सी, कि जब वस्तु F व P के मध्य स्थित हो, या ये भी कह सकते हैं जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य स्थित हो तो हमें बताना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक, ये 6 हेडिंग बनती हैं। तो इसमें 6 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रश्न ऐसे करके आएगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख फोकस बिंदु पर स्थित हो तो वस्तु के प्रतिबिंब का किरणारेख समझाइए। तो हमें क्या करना है, जो किरणारेख का मतलब अभी जो हम चित्र बनाएंगे वो चित्र बनाना है और उस चित्र की थ्योरी लिखनी है। और जो 6 चित्र हैं, अवतल दर्पण से 6 चित्र बनेंगे, उत्तल दर्पण से 2 बनेंगे 8, और उधर लेंस में 8 बनेंगे, जो 16 कुल मिला के 16 चित्र बनेंगे। और 16 की थ्योरी जितने चित्र हैं सबकी थ्योरी तुम्हें सेम एक ही जैसी लिखवाएंगे, जिससे याद करने में कोई समस्या ना हो। केवल जो मेन पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है मेन, सब में वही चेंज होंगे। बाकी थ्योरी 1-2 बार हम बताएंगे, बाकी अपने आप ही तैयार करो, खुद ही लिखना सीख जाओगे। ठीक, अब देखो सबसे पहले हेडिंग हमारी कौन सी बनेगी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो पहली हेडिंग ये लिखो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। नंबर 1, जब वस्तु अनंत, और अनंत का निशान बनाना चाहो तो इस तरीके से ये निशान होता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ये बताओ प्रश्न आ गया समझ, कैसे करके आएगा? अभी फिर से बता दे रहे हैं। इस तरीके से आता है कि अवतल दर्पण के सम्मुख जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु के प्रतिबिंब का किरणारेख समझाइए। तो हमें वस्तु के प्रतिबिंब का किरणारेख समझाना है। ठीक, ये हेडिंग लिखो, फिर उसके बाद बताएंगे कैसे बनेगा। हेडिंग लिख गई, बस वही 3 ब्रह्मास्त्र तैयार रखो। देखो सभी चीज़ें बन जाएंगी। देखो इसका चित्र कैसे बनेगा, बस एक समझ लेना, 1-2 ध्यान से समझ लो, बाकी अपने आप ही चित्र बनाना सीख जाओ, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। जैसे मान लो ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि इसका परावर्तक तल दबा हुआ है, इसीलिए ये अवतल दर्पण है। ये हो गई मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इधर हो गया ध्रुव P, ये वक्रता केंद्र C, यहाँ हो गया फोकस बिंदु F। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो वस्तु इधर कहीं अनंत पर स्थित है, ये वस्तु तो काफी बड़ी होगी, और इस वस्तु से प्रकाश की किरणें इस तरीके से निकल के जाएंगी, क्योंकि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधे सरल रेखा में गति करती हैं। तो प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधे जाएगी इस तरीके से, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी। ठीक, क्योंकि ये वस्तु है, इससे किरणें निकली, तो ये पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, और ये किरण मुख्य अक्ष के जब समांतर गई तो अब वही 3 ब्रह्मास्त्र लगेंगे कि अब ये किरण कहाँ से वापस जाएगी, फोकस बिंदु से। तो इस किरण को हमने फोकस बिंदु से वापस कर दिया इस तरीके से। ठीक, परावर्तन हो गया। अब दूसरी किरण, जो वस्तु तो काफी बड़ी है, तो यहाँ से भी किरणें निकलेंगी, इधर से भी, नीचे से भी किरणें निकलेंगी।
तो दूसरी किरण अब हम ले रहे हैं इस तरीके से मुख अक्ष के समांतर। अब ये भी किरण मुख अक्ष के समांतर जा रही है, फिर यहाँ से परावर्तन होगा क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण से हमेशा परावर्तन होता है। अब परावर्तन होगा तो ये किरण कहाँ से वापस जाएगी, फोकस बिंदु से। ये भी फोकस बिंदु से ही जाएगी क्योंकि पहला नियम यही है लिखा हुआ कि अगर कोई किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस बिंदु से ही वापस लौटती है। अब देखो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या थी कि जहाँ पर दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं वही तो प्रतिबिंब बनता था। अब यहाँ देखो किरणें कहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं। पहली किरण ये इस तरीके से यहाँ आई और दूसरी किरण परावर्तन के बाद इस तरीके से यहाँ वापस लौट गई। अब देखो दोनों किरणें यहीं तो वापस एक दूसरे को काट रही हैं, इसी बिंदु पर तो एक दूसरे को काट रही हैं, तो यही बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। ये बना वस्तु का प्रतिबिंब। और हम देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है। पहली बात तो किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं। हमने इस तरीके से डैश डैश करके थोड़ी ना इन किरणों को मिलाया, डैश डैश करके थोड़ी ना मिलाया। और डैश डैश करके इन किरणों को हम मिलाते और ये एक दूसरे को काटते तो हम कहते कि प्रतिबिंब काल्पनिक है, काल्पनिक है, या कह सकते थे प्रतिबिंब आभासी है। लेकिन यहाँ किरणें तो वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, इसीलिए प्रतिबिंब बना है वास्तविक। ठीक, इसीलिए प्रतिबिंब बना है वास्तविक। और जहाँ वास्तविक आ जाए वहाँ उल्टा जरूर लिखना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है और इसके साथ साथ उल्टा बना है। उल्टा का मतलब क्या, वस्तु इस तरीके सीधे रखी है तो इसका प्रतिबिंब ऐसे करके उल्टा बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब वास्तविक बना, उल्टा बना। और देखो इधर वस्तु तो बहुत बड़ी थी इस तरीके से, लेकिन प्रतिबिंब देखो ये बिल्कुल बिंदु के बराबर बना है, बिल्कुल पॉइंट रखा है यहाँ पे। यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कैसा बना है, बिल्कुल छोटा सा बिंदु के समान। तो हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। 3 पॉइंट हो गए। और कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ इसी बिंदु पर तो प्रतिबिंब बना और इस बिंदु का नाम क्या है, एफ, यानी फोकस बिंदु। तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस बिंदु पर बन रहा है। ठीक, ये सभी स्थिति अभी हमें पता चलेगी प्रतिबिंब की कि प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना और फोकस बिंदु एफ पर बना है। ठीक, अब देखो थ्योरी, थ्योरी एक समझ लेना अच्छे से, बाकी थ्योरी अपने आप लिखना सीख लो। सबसे पहले देखो यहाँ क्या हुआ था, हम एक लाइन सबसे पहले ये लिखेंगे कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि, शुरुआत हमेशा यही होगी कि ये जो हमने चित्र बनाया तो इसी के बारे में लिखेंगे कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। तो और ये भी शब्द जोड़ के उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो। ठीक, इतनी चीज़ आई समझ में कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो। अब यहाँ क्या हुआ, वस्तु से प्रकाश की किरणें चली। ठीक, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, फिर यहाँ क्या हुआ, दर्पण से परावर्तन हुआ। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा एवं फोकस बिंदु एफ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। ऐसे करके थ्योरी लिखी जाएगी। फिर से एक बार बता दे रहा कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा एवं फोकस बिंदु एफ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। ये थ्योरी लिखी जाएगी। ठीक, एक थ्योरी हम बोल दे रहे हैं, बाकी अपने आप लिखने की कोशिश करना। जो थ्योरी हम तो बता दें, जो हम भी ऐसे ही बनाते हैं थ्योरी। ठीक, कोई किताब में अभी नहीं देखी, ना तो नोट्स में देखी, ऐसे ही हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। थ्योरी ये बनाने का तरीका होता है, थ्योरी रटी नहीं जाती। थ्योरी स्टार्टिंग तुम्हें मिल जाए कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, बस स्टार्टिंग मिल जाए फिर तो थ्योरी बन ही जाएगी। तो थ्योरी देखो ऐसे लिखेंगे, पहले चित्र बनेगा तो लिखेंगे कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा एवं फोकस बिंदु एफ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे देखा होगा
सूरज ठीक बिल्कुल हमारे ऊपर हो तो हमारा प्रतिबिंब देखना यहाँ ज़मीन पर बिल्कुल छोटा सा बनता है। और सूरज इधर है इस साइड में तो प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनता है, या उस साइड में सूरज तो हमारा जो पीछे प्रतिबिंब बनेगा वो भी बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन ठीक सूरज ऊपर हो तो जो नीचे हमारी परछाई बनती है वो हमेशा छोटी सी बनती है। तो यही ऐसा यहाँ पे है कि वस्तु तो बहुत बड़ी है लेकिन जो उसका प्रतिबिंब है वो बिल्कुल बिंदु के समान बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। ठीक, पहले एक काम करो, हेडिंग ये लिख गई होगी, अब पहले चित्र बनाओ, उसके बाद थ्योरी बोलना है, फिर थ्योरी लिखना है। और ये सही से चित्र बनाना बढ़िया करके। उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि ये लिखा हुआ है उपर्युक्त किरण आरेख उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो, ये लिखा हुआ है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो। उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक, ये लिखा हुआ है वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा एवं फोकस बिंदु F पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा एवं फोकस बिंदु F पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं एवं फोकस बिंदु F पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। देखो फिर से बता दे रहे हैं, तो ये ऐसे करके बताई थी कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा एवं फोकस बिंदु F पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। ये थ्योरी बताई थी। ठीक, देखो इसमें अगली हेडिंग है दूसरी, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित हो तो हमें बताना वस्तु का किरण आरेख कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, बड़ा होगा या वास्तविक होगा, उल्टा होगा, कहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये सारी बातें बतानी है। तो देखो ये तो अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई, और जो दर्पण है इसके बीचों बीच में जो बिंदु स्थित होता है उसे ध्रुव कहते थे। इधर वक्रता केंद्र C, इन दोनों के ठीक मध्य में फोकस बिंदु F। अब देखो ये चित्र कैसे बनेगा, तो अपने तीनों ब्रह्मास्त्र तैयार रखो कौन कौन से हैं। हमसे कहा देखो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो अनंत तो इधर हो गया, ये अनंत, ये वक्रता केंद्र C, इन दोनों के बीच में का है तो वस्तु यहीं तो स्थित होगी, या इसी को हम कह सकते हैं जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो। अब वस्तु यहाँ पर स्थित हो गई वक्रता के अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। अब देखो इसका चित्र कैसे बनेगा, देखो ये वस्तु है तो वस्तु से ही तो किरणें निकलेंगी, तो ये वस्तु से पहली प्रकाश की किरण निकली और ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है,
और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से वापस आती है। तो ये फोकस बिंदु से वापस लौट जाएगी। ठीक, ये फोकस बिंदु से वापस लौट गई। उसके बाद देखो दूसरी किरण अब हम कहाँ से लें, मुख्य अक्ष के समांतर ले तो एक किरण ले चुके हैं। दूसरी किरण अब हम नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर नहीं लेंगे, क्योंकि नीचे से किरण इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वस्तु तो सिर्फ इतनी बड़ी है ये, तो वस्तु से ही तो किरणें निकलेंगी, तो नीचे से किरण हम कैसे ले सकते हैं, इसीलिए दूसरी किरण अब हम नीचे से नहीं लेंगे। तो पहले मुख्य अक्ष के समांतर वाली कंडीशन लग चुकी। अब दो कंडीशन कौन कौन सी बची, या तो किरण हम वक्रता केंद्र से गुजार दें या फोकस बिंदु से गुजार दें। तो इस तरीके से फोकस बिंदु से अगर हम किरण गुजारेंगे तो वो कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम यही तो है, तो अब हम दूसरा वाला नियम लगा दे रहे हैं कि इस किरण को फोकस बिंदु से इस तरीके से गुजार दे रहे हैं। ठीक, ये किरण देखो वस्तु से निकल रही है और ये किरण वस्तु से निकली, फोकस बिंदु से होते हुए गई, और जो किरण फोकस बिंदु से होते हुए जाती है वो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये स्केल से चित्र बनाएंगे। देखो ये ठीक, अब ये किरण देखो यहाँ से परावर्तन होगा तो ये फोकस बिंदु से किरण जा रही है, परावर्तन होगा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये चित्र लाइन जरा सही खींचेंगे स्केल से। ठीक, स्केल से खींचेंगे, ये लाइन देखो स्केल से खींचेंगे तो चित्र सही बनेगा। तो सही, अब सही बन जाएगा। तो ये परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद ये किरण इस तरीके से वापस लौट जाएंगी। ठीक, तो ये किरण वापस लौट गई, तो दोनों का परावर्तन हो चुका है। एक बार फिर से बता दे रहे हो, पहले किरण गई थी मुख्य अक्ष के समांतर और इससे हुआ परावर्तन, परावर्तन के बाद ये किरण मुख्य फोकस बिंदु से वापस लौट गई। दूसरी किरण फोकस बिंदु से गई थी तो परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब देखो दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर ही तो काट रही हैं एक दूसरे को, परावर्तन के बाद ही काट रही हैं। तो जहाँ पर किरणें काटते हैं वही बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, और ये दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं तो यही बना वस्तु का प्रतिबिंब इस तरीके से। ठीक, ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अब देखो किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, तो डैश डैश करके हमने थोड़ी ना बनाया, ये वास्तव में एक दूसरे किरणें काट रही दोनों, इसीलिए प्रतिबिंब बना है वास्तविक। और जहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसके साथ हम लिखते हैं उल्टा, तो प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा भी है। देखो उल्टा है भी, वस्तु इस तरीके से सीधी है, यहाँ प्रतिबिंब देखो इस तरीके से बना उल्टा, ये वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब उल्टा बना है ऐसे करके। तो प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है। और अब साइज की बात करें, देखो वस्तु ये इतनी बड़ी है और इसकी प्रतिबिंब यहाँ छोटा बन रहा है, वस्तु ये इतनी, यहाँ प्रतिबिंब छोटा है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना है। अब ये नहीं लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा है, तो हम देख रहे हैं प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा वस्तु से छोटा है। और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो ये बीच में यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना ये वाला, और जो सी और एफ इन दोनों के बीच में ही तो बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब सी व एफ के मध्य बनता है। अब थ्योरी लिखना है, तो सबसे पहले देखो वही थ्योरी है, सिर्फ ये 4 पॉइंट चेंज होंगे, कि थ्योरी सब बाकी सब सेम है। कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा सी व एफ के मध्य वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। सिर्फ ये वाले पॉइंट चेंज करने हैं, बाकी सेम थ्योरी लिखनी है और ये वाला ये हेडिंग चेंज हो जाएगी। एक बार थ्योरी दो फिर से समझ लो, फिर लिखना कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा सी व एफ के मध्य वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। ठीक, पहले ये चित्र बनाओ, उसके बाद थ्योरी बोलना, फिर थ्योरी लिखना।
देखो उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा C व F के मध्य वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा C व F के मध्य वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। एक बार थ्योरी हम लोग फिर से बोल रहे हैं, मैच करना कि उपर्युक्त किरण आरेख से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा C व F के मध्य वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक, 2 चित्र हो गए, 2 स्थितियाँ हो गई, और जो 4 स्थितियाँ बची हैं वो तुम्हें कल पढ़ाएंगे।